जब भी हम किसी ऐसी इमारत के बारे में सोचते हैं जिसे इंसानों ने बनाया हो, तो ये सोचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि वो लगातार 400 साल तक एक ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह दबी रहे। बिल्कुल, मतलब एक बर्फ का चलता फिरता पहाड़। हाँ, एग्जैक्टली। जिसका वजन लाखों टन हो। हाँ। और वो सदियों तक उस ढांचे को रगड़ता रहे, उस पर दबाव बनाता रहे। हाँ। और फिर भी जब बर्फ पिघले तो हाँ। वो इमारत बिना किसी खरोच के एकदम सुरक्षित बाहर आ जाए। सुनने में एकदम किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, पर ये कोई कल्पना नहीं है। नहीं। आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी विज्ञान और इतिहास दोनों इस बात की गवाही देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से एक साधारण सी जगह एक रहस्य और गहरे चिंतन का विषय बन जाती है। सही कहा आपने। उसका टाइटल है केदारनाथ, आई स्पेंट अ वीक इन द हिमालयाज एंड फाउंड शिवा। और इस सोर्स को एनालाइज करने के बाद जो सबसे पहली बात दिमाग में आती है ना, वो ये कि ये सिर्फ एक ट्रैवल लॉग या यात्रा वृत्तांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव का जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि आखिर केदारनाथ का वो वस्तुकला विज्ञान यानी आर्किटेक्चर है क्या, जिसने सदियों तक बर्फ का इतना बड़ा बोझ सहा। और वहां का बदलता हुआ इकोसिस्टम हमें क्या वार्निंग दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, उतनी एक्सट्रीम कंडीशंस का एक इंसान के साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। हाँ, मतलब जब इंसान अचानक से नेचर की उस अजीब ताकत और अपनी खुद की कमजोरियों के आमने सामने खड़ा होता है, तो वो किस तरह रिएक्ट करता है। ये उस चीज का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सुंदर अध्ययन है। राइट। तो चलिए इस कहानी के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी हिस्से से शुरुआत करते हैं। अच्छा, वो महाभारत के बाद वाली कथा? हाँ, वही। मान्यताओं के हिसाब से महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही गोत्र और गुरुओं की हत्या के पाप से काफी गिल्टी फील कर रहे थे। तो वो क्षमा मांगने के लिए शिवजी की तलाश में हिमालय की तरफ निकल पड़े। एग्जैक्टली। अब सोर्स में उस दिलचस्प कहानी का जिक्र है जहां शिवजी एक्चुअली उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप ले लिया। और जब भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वो बैल अचानक से धरती में समाने लगा। हाँ, और भीम सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही पकड़ पाए, और वही हिस्सा बाद में केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। ये कथा चाहे हम लिटरली लें या फिर एक गहरे मिथोलॉजिकल सिंबल की तरह, एक बात तो पक्की है, इस जगह को चुनने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य ने वहां वर्तमान मंदिर बनवाया, तो उन्होंने ऐसी जगह चुनी जो जियोग्राफिकली बहुत खतरनाक थी। सही बात है। और सोर्स ये भी बताता है कि शंकराचार्य ने सिर्फ 32 साल की उम्र में वहीं पर समाधि ले ली थी। हालांकि साउथ इंडिया में स्पेशली कांचीपुरम में एक ऑल्टरनेट मान्यता भी है कि उनकी समाधि वहां है, पर केदारनाथ से उनका जुड़ाव बहुत गहरा है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला हिस्टोरिकल और साइंटिफिक पहलू है ना, वो 1300 सीई के आसपास शुरू होता है। ओ, आप लिटिल आइस एज की बात कर रही हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इतिहास में इस टाइम पीरियड को लिटिल आइस एज कहा जाता है। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में टेम्परेचर अचानक से बहुत गिर गया था। और तब हिमालय के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। सही पकड़ा। और इसके चलते वो मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। रुकिए, जरा इस बात पर थोड़ा ठहरते हैं। 400 साल, बर्फ कोई हल्की चीज तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं, लाखों टन का वजन होता है। तो एक पूरा ग्लेशियर किसी पत्थर की इमारत के ऊपर से सदियों तक गुजरे, तो लॉजिक तो यही कहता है कि उसे पिस के राख कर देना चाहिए। ये फिजिकली पॉसिबल कैसे हुआ कि वो इमारत फेल नहीं हुई? यही वो पॉइंट है जहां प्राचीन इंडियन आर्किटेक्चर हमें सच में हैरान कर देता है। इस मंदिर को पहाड़ी कतूरी शैली और नॉर्थ इंडियन नगारा शैली को मिक्स करके बनाया गया है। अच्छा, तो उसमें क्या खास था? खास बात यह है कि इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेट, बिना सीमेंट के? तो वो टिका कैसे है? एक दूसरे के खांचे में फंसाकर रखा गया है। इस टेक्निक को इंटरलॉकिंग कहते हैं। ओह वाओ, मतलब जब भूकंप आता है तो ये ढांचा एकदम सख्त होकर टूटने के बजाय थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। पत्थरों के बीच में फ्रिक्शन जरूर होता है, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। और सिर्फ भूकंप ही नहीं, बर्फ के प्रेशर से बचने के लिए
मंदिर के पिछले हिस्से को इंटेंशनली एक ट्रायंगुलर शेप दिया गया है। अच्छा, मतलब एक आइस ब्रेकर जहाज के पतवार की तरह, जो आगे से आ रहे ग्लेशियर या पानी के फोर्स को बीच से चीरकर दो हिस्सों में बांट दें। सही कहा, जिससे इमारत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। ये सच में एक मास्टर क्लास है एंशिएंट इंजीनियरिंग की। पर एक बात नोटिस करने वाली है, इतनी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग के बाद भी अगर आप मंदिर को बाहर से देखें तो वो एकदम सादा है। वो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीजन सोर्स में दिया गया है ना, वो काफी डीप है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी वहां ध्यान लगाने यानी मेडिटेट करने आते थे। राइट। तो इस ढांचे को जानबूझकर बिना किसी सजावट के रखा गया। जब कोई इंसान इतनी दूर इतनी एक्सट्रीम मुश्किलों का सामना करके वहां पहुंचे तो कोई भी बाहरी सजावट उसका ध्यान ना भटकाए। ये बहुत खूबसूरत थॉट है। वो सादगी आपको फोर्स करती है कि आप अपने अंदर झांक कर देखें, ना कि बस इमारत को निहार कर वापस आ जाए। बिल्कुल। और ये सादगी वाली बात ना मुझे यात्रा के एक और एंगल की तरफ ले जाती है, जो सिद्धार्थ के एक्सपीरियंस से क्लियरली हाईलाइट होती है। वो 6 महीने मंदिर बंद रहने वाली बात। हाँ, सोचिए केदारनाथ का दरवाजा साल के 6 महीने इंसानों के लिए पूरी तरह बंद रहता है। वहां का स्केड्यूल किसी कैलेंडर से नहीं चलता। हाँ, वहां तो मौसम और बर्फबारी सब कुछ डिसाइड करती है। एग्जैक्टली। जब सर्दियों में केदारनाथ बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है तो टेक्निकली ये यात्रा नीचे उखीमत के ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू होती है। क्योंकि सर्दियों के टाइम ओमकारेश्वर मंदिर ही पंच केदार का ऑफिशियल निवास स्थान बन जाता है। सही। और वहीं से वो सुव्यवस्थित और बहुत ही प्राचीन परंपरा शुरू होती है, जिसे हम बाबा की डोली यात्रा कहते हैं। राइट। सोर्स बताता है कि भैरव पूजा के साथ ये पालकी गुप्तकाशी, फटा और गौरीकुंड होते हुए अपने फाइनल स्टॉप यानी केदारनाथ पहुंचती है। और आपको पता है, जब ये डोली केदारनाथ पहुंचती है और दरवाजे खुलते हैं तो सोर्स के मुताबिक अंदर का सीन लिटरल गूज़बम्प्स देने वाला होता है। ओ हाँ, मैंने वो पार्ट सुना था। 6 महीने तक कपाट बंद रहने के बाद भी अंदर एक अखंड ज्योति जल रही होती है। और जो स्वयंभू लिंग है वो ताजी भस्म से ढका होता है। ये तो बिल्कुल रहस्यमयी लगते हैं, पर इसके पीछे का विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि जब मंदिर इंसानों के लिए बंद रहता है उन 6 महीनों में वीरभद्र, नंदी, स्कंदा, भृंगी और कालभैरव जैसे देवता खुद वहां पूजा करते हैं। अच्छा, तो उन 6 महीनों में इंसानों की एंट्री पूरी तरह मना है। हाँ, और जब कपाट खुलते हैं तब जाके पूजा की जिम्मेदारी दोबारा इंसानों के पास वापस आती है। देखिए, इस ट्रेडिशन को देखकर मेरे दिमाग में एक बहुत फंडामेंटल सवाल आता है। दुनिया भर में अगर आप देखें, जो भी बड़े रिलीजियस स्पॉट्स हैं वो इंसानों के लिए 365 दिन खुले रहते हैं। हाँ, लोग अपनी सुविधा से जब चाहे जाते हैं। बिल्कुल। पर केदारनाथ में ये जो आधा साल कंप्लीटली बंद रहने की परंपरा है, क्या हम इसको सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कथा मानकर छोड़ दें या फिर इसमें एक बहुत ही वेल थॉट आउट एंशिएंट इकोलॉजिकल बैलेंस छिपा है? ये बहुत ही कमाल का पर्सपेक्टिव है। अगर इसको थोड़ा साइंस के चश्मे से देखा जाए तो वो इकोसिस्टम इतनी ऊंचाई पर बहुत नाजुक होता है ना? अगर इंसान पूरे साल वहां रहेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, कचरा फैलाएगा, तो वहां का नेचर तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो धर्म और आस्था के नाम पर जो ये ट्रेडिशन बनाई गई, ये एक्चुअली उस नाजुक जगह को ओवर टूरिज्म और इंसानी इंटरफेरेंस से बचाती है। मतलब नेचर को खुद की मरम्मत करने का, खुद को हील करने का पूरा टाइम मिल जाता है। सही कहा। लेकिन आयरनी देखिए, आज वही ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बिल्कुल। जब हम सोर्स में सिद्धार्थ की जर्नी का अगला फेज देखते हैं, जहां वो सोनप्रयाग से 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंचते हैं। हाँ, और वहां से वो 17 किलोमीटर लंबा थका देने वाला ट्रैक शुरू होता है। तो रास्ते में हमें डेवलपमेंट की एक बहुत ही अनकंफर्टेबल तस्वीर दिखती है। स्पेशली अगर आप 2013 और 2024 के फ्लड्स के बाद का कंस्ट्रक्शन देखें। सोर्स में काफी क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब आप दूर से केदारनाथ को देखते हैं तो वहां अचानक से बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें दिखती हैं, जो उस नेचुरल ब्यूटी के बीच बहुत ही आउट ऑफ प्लेस और अजीब लगती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बड़ी डिबेट चालू हो जाती है। डिबेट किस बात की? यही कि क्या हम इन नेचुरली प्योर जगहों को इतना ज्यादा कन्वीनियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी असली सोल ही खो रही हैं। एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि ऐसी जगहों की जो रॉ ब्यूटी है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। पर दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी तो है कि हर साल वहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं।
उनको बेसिक सुविधाएं तो चाहिए होंगी ना। ये सच में एक बहुत डेलिकेट बैलेंस का गेम है, और इस बैलेंस के बिगड़ने का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां के एनवायरनमेंट पर, जो क्लियरली विजिबल है। सोर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है हीलिंग हिमालयाज नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर प्रदीप संगवान के साथ। हाँ, और उन्होंने जो फिगर्स बताए हैं वो लिटरली डराने वाले हैं। बहुत डराने वाले। देखिए, केदारनाथ को ऑप्टिमली हैंडल करने की कैपेसिटी लगभग 1 लाख लोगों की है। पर वहां जा कितने लोग रहे हैं? लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोग। और सबसे बड़ा क्राइसिस भीड़ नहीं, उस भीड़ से निकलने वाला कचरा है। प्रदीप का डेटा बताता है कि 3 दिन की इस यात्रा में एक इंसान एवरेज 2 से 2.25 किलो कचरा पैदा देता है। ओ भाई, अब जरा इसको 3 लाख लोगों से मल्टीप्लाई कीजिए। पहाड़ों पे तो प्रैक्टिकली कचरे का एक नया पहाड़ बन जाएगा। ये उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए कितना डिजास्टरस है। बहुत बड़ा डिजास्टर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हीलिंग हिमालयस जैसी संस्थाएं सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रही हैं, वो एक सर्कुलर मॉडल पर काम कर रही हैं। सर्कुलर मॉडल, ये सुनने में तो काफी टेक्निकल टर्म लगता है। जमीन पर ये एक्चुअल में कैसे फंक्शन करता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि पहाड़ों का कचरा ट्रक्स में भरकर नीचे सिटीज में लाया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, जो उल्टा एनवायरनमेंट के लिए और बुरा है। अच्छा, मतलब वहीं पहाड़ पे ही? हाँ, लोकल लोगों को ट्रेन किया जाता है। जो प्लास्टिक वहीं पर रिसाइकल हो सकता है उसे प्रोसेस किया जाता है, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक पहाड़ पर जाना ही नहीं चाहिए उसे नीचे बेस कैंप पर ही रोक दिया जाता है। ये आइडिया तो बहुत सॉलिड है, और ये करना अर्जेंट भी है क्योंकि नेचर हमें कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स दे रही है। सोर्स वाले वीडियो में अगस्त्यामुनि टाउन का एक केस स्टडी टाइप जिक्र था। हाँ, बिल्कुल था। एक टाइम था जब हिमालय के ग्लेशियर्स एक्चुअली अगस्त्यमुनि तक आ जाते थे। पर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो बहुत पीछे खिसक चुके हैं। ये क्लियर वार्निंग है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो पूरा पहाड़ी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सही बात है। और जो लोग इन वार्निंग्स को इग्नोर करके सोचते हैं कि ये कोई नॉर्मल सी छुट्टी है, उन्हें वहाँ की लॉजिस्टिक्स जल्दी ही रियलिटी चेक दे देती हैं। ये यात्रा कोई पिकनिक तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक एक्सट्रीम टेस्ट है। वैसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग सिर्फ 2 चीजें जानना चाहते हैं कि फोन चलेगा या नहीं और खर्चा कितना आएगा। हाँ, और सोर्स ने इन लॉजिस्टिक्स को एकदम रियल तरीके से प्रेजेंट किया है, जैसे डिजिटल पेमेंट्स वाली प्रॉब्लम। हाँ, यूपीआई फेल होने वाली बात। हम लोग सिटीज में यूपीआई के इतने आदी हो चुके हैं कि वॉलेट रखना ही भूल जाते हैं। पर पहाड़ों पर कहानी अलग है। एक तो वहाँ का ज्योग्राफी ऐसा है कि रेडियो सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ऊपर से अचानक जब हजारों लोग एक ही मोबाइल टावर से इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क नेचुरली क्रैश कर जाता है। एग्जैक्टली। सोर्स में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि जियो का नेटवर्क वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन एयरटेल वहाँ काफी स्ट्रगल करता है। इसीलिए वहां अभी भी कैश रखना कोई आउटडेटेड चीज नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। और इकोनॉमी का हाल तो वहां के होटल प्राइसेस बता ही देते हैं। ओहो, रेट्स तो वहाँ डिमांड और सप्लाई का एक्सट्रीम एग्जाम्पल सेट करते हैं। सोचो, मंदिर के बिल्कुल करीब वाले होटल्स में एक कमरे का रेंट 10,000 रुपए तक चला जाता है। पर अगर आप थोड़ा ढूंढे, ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, तो वही आसपास किसी डॉम में 2,000 में बेड भी मिल जाता है। ये एक्सट्रीम्स काफी कुछ समझाते हैं। लेकिन देखिए, ये सारी जो प्रैक्टिकल तकलीफें हैं, कैश ना होना, नेटवर्क जाना, एक्सपेंसिव रूम्स, ये सब एक्चुअली एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। वो कैसे? जब कोई गौरीकुंड से 17 किलोमीटर की वो खड़ी चढ़ाई शुरू करता है, हाँ, जहां हवा पतली होने लगती है और ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता जाता है। हाँ, हर कदम पे जहाँ लगता है कि बस अब और नहीं चला जाएगा, सांसें उखड़ने लगती हैं, ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है। तो फिर ये क्या है? मेडिकल टर्म्स में जब बॉडी हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी से जूझती है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा थक कर सरेंडर कर देता है जो हमारे ईगो या कंट्रोल को मेंटेन रखता है। वाओ, मतलब इंसानी ईगो लिटरली ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल। उस ऊंचाई पर और उस फिजिकल पेन के बाद आपके पास शो ऑफ करने की या अपने अंदर के दुखों को छुपाने की एनर्जी ही नहीं बचती। आप बिल्कुल रॉ हो जाते हैं। और यही पॉइंट है जहां इस पूरी यात्रा का जो इमोशनल क्लाइमैक्स है वो पीक पर आता है। हाँ, सिद्धार्थ जोशी ने अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ शेयर किया है। वो 3 मई की तारीख का जिक्र करते हैं, जिस दिन उन्होंने अपने फैमिली के एक बहुत क्लोज मेंबर को खोया था। देखिए, हम सब नॉर्मल लाइफ में अपने दुखों को ना कहीं दबा कर रखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ढक्कन लगा देते हैं उस पर। हम अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं,
पर वहां उस विशाल पहाड़ के सामने और 17 किलोमीटर चलकर आने के बाद वो ढक्कन एक्चुअली खुल जाता है। सिद्धार्था इस बात को मानते हैं कि पहले जब वो लोगों को वहां मंदिर पहुंचते ही रोते हुए देखते थे तो उन्हें समझ नहीं आता था। हाँ, उनको लगता था कि लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। लेकिन जब वो खुद उस सिंपल मिनिमलिस्टिक केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए और उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, वो खुद अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो एक नॉर्मल रोना नहीं था, वो सालों से दबे हुए एक डीप ग्रीफ का, उस दुख का अचानक से बाहर आना था। इसी को हम साइकोलॉजी में कैथारसिस कहते हैं। जब आप फिजिकली अपनी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं और अचानक से एक इतनी प्योर, इतनी शांत जगह पर होते हैं तो आपके अंदर दबे सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल बाहर आ जाते हैं। वो बस एक इमोशनल रिलीज होता है। एग्जैक्टली, वो रोना आजादी जैसा फील होता है। अगर इस प्योर डीप डाइव को सम अप करें तो ये एक ऐसी आर्किटेक्चर की कहानी है जो एक प्योर ग्लेशियर का सामना करके खड़ी रही। ये कहानी है एक इकोसिस्टम की जो ओवर टूरिज्म के बोझ से दबा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक इंसान की कहानी है जिसका थका हुआ शरीर और दिमाग वहां जाकर अपनी असली फीलिंग्स को नंगा कर देता है। और इसी प्योरिटी का सम्मान करने के लिए हमें वहां सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक कॉन्शियस ट्रैवलर बनकर जाना चाहिए। कॉन्शियस ट्रैवलर मतलब जो इस एनवायरनमेंट की परवाह करे। हाँ, जब आप वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं ले जाते, जब आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, तो आप डायरेक्टली उस स्पिरिचुअलिटी की ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आप वहाँ गए थे। बहुत वैलिड पॉइंट है। केदारनाथ 400 साल तक बर्फ की कब्र में जिंदा रहने वाले एक अटूट विश्वास की कहानी है, पर साथ ही वो हम इंसानों के लिए एक आईना भी है। आईना जो इंसान और नेचर के सबसे रॉ कनेक्शन को दिखाता है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक थॉट है जो मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिस पर सबको सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, जब हम अपनी लाइफ के इस डिजिटल नॉइज से, इस भागदौड़ से दूर वहां उस एकदम सिंपल, बिना किसी डेकोरेशन वाले ढांचे के सामने अकेले खड़े होते हैं, तभी हमें अपने अंदर के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब मिलते हैं। सही बात है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता ना वहाँ। तो फिर सोचिए, क्या हमें अपनी रेगुलर डेली लाइफ में अपने शहरों में भी ऐसी सजावट रहित और शांत जगह बनाने की जरूरत नहीं है? एक पर्सनल स्पेस। हाँ, हमारे अपने माइंड के अंदर या अपने घर के किसी कोने में एक अपना छोटा सा केदारनाथ, जहां हम बिना 17 किलोमीटर का फिजिकल ट्रैक किए भी कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन से कटकर अपने अंदर के उस सच को फेस कर सके। ये वाकई में एक बहुत ही डीप और सेल्फ रिफ्लेक्टिंग थॉट है। इसी थॉट के साथ हम इस सोर्स के विश्लेषण को यहीं पर रुकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा